देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो है एसिम्पटोट के बारे में बताया था। अभी बीच में ही चल रहे थे हम उस वीडियो के अंदर। एसिम्पटोट मैंने बताया था कि एक टेंजेंट होती है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करती है या अनंत पर टच करती है। एसिम्पटोट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट और एक होते हैं हमारे ऑब्लिक एसिम्पटोट। पहले बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। मैंने कहा था रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट उन्हें कहते हैं जो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर। और जो एक्स के या वाई के समांतर नहीं होते उन्हें बोलते हैं हम ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सीख रहे हैं रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट निकालते कैसे हैं, उसका मेथड क्या है। तो ये मेथड लिखा हमने, equate to zero the coefficient of the highest power of x and y in the equation of the curve separately। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। ये काम एक बार तो करना है x की पावर के लिए और एक बार करना है y की पावर के लिए। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, अगर समझ में ना आए तो। x तथा y की सबसे बड़ी पावर कहा है, डिग्री नहीं कहा मैंने। पावर के गुणांक को अलग अलग शून्य के बराबर रख दीजिए, बस एसिम्पटोट निकल जाएंगे। अगर उसमें रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट होंगे तो, x के या y के समांतर होंगे तो। जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस के 4 ए की पावर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर। तुमसे कोई पूछता है कि इसकी डिग्री बताइए, पहले तो डिग्री कितनी है इस क्वेश्चन की। इसकी डिग्री है 4। पहले टर्म की डिग्री 4 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। x और y की पावर के गुणांक का सम, ठीक है। सम किसका लेना है, x की पावर और y की पावर के, तो उस टर्म की डिग्री निकल आती है। तो इसकी 4 है, इसकी 4, इसकी 2 है, क्योंकि इसमें a आ रहा है, a का मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट है हमारा, जो x और y है बस। ठीक, तो डिग्री 4 है। तो कोई पूछने लगा इसके कितने एसिम्पटोट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट मैंने लिखवाया था, जितनी डिग्री होती है ना उतने या उससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट 4 होंगे, 4 से कम होंगे। अब उनमें हो सकता है कुछ रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट हो जो एक्स एक्स या वाई एक्स के पैरेलल हो, और कुछ हो सकता है तिरछे हो जो ना एक्स के पैरेलल हो ना वाई के। हम सीख रहे हैं केवल यहाँ पर रेक्टेंगुलर अभी, ठीक है, तिरछे वाले नहीं सीख रहे। तो रेक्टेंगुलर निकालने का मैंने क्या तरीका बताया, तो मैं इक्वेट करना है, बराबर रखना है। इक्वेट करना बराबर रखिए किसके, जीरो के। किसको, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन सेपरेटली लिखा है मैंने, अलग अलग। ये काम तुम्हें एक साथ नहीं करना, अलग अलग करना। इस क्वेश्चन में बताओ सबसे बड़ी पावर एक्स की कितनी है। देखा, बता रहे डिग्री है मैं, अरे हाँ पावर तो है, अरे 4 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, 1। तो 1 को 0 रखो, ये तो वो कह रहा है एसिम्पटोट बन जाएगा। एसिम्पटोट तो एक टेंजेंट होती है, और टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है। और लाइन की इक्वेशन तो इस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें तो ना तो एक्स आ रहा ना वाई आ रहा, तो ये कोई लाइन नहीं बनी। इसका मतलब ये कोई एसिम्पटोट नहीं है। तुम भी जानते हो 1 बराबर 0 कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एसिम्पटोट नहीं निकला। अब y की पावर को चेक करो। y की सबसे बड़ी पावर पूरे क्वेश्चन में कितनी है, 2 है, लेकिन 2 जगह लिखी हुई है, एक यहां भी यहां भी। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, उसका गुणांक कितना आएगा, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो उसे 0 रखो। जो x की सबसे बड़ी, सॉरी y की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, यहां पर गुणांक है एक्स स्क्वायर, यहां पर कोएफिशिएंट है माइनस का ए स्क्वायर, तो टोटल कोएफिशिएंट कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसे 0 रखो। तो वहां से देखो क्या फायदा हुआ है, यहां से हमें 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक तो बनी x इक्वल टू ए और एक बनी x इक्वल टू माइनस ए। तो देखो ये हैं दोनों इक्वेशन, क्योंकि इनमें x आ गया है। और हम जानते हैं इक्वेशन कौन सी है, बताइए। x बराबर ए कौन सी लाइन होगी, जो x एक्सिस पे a डिस्टेंस पर, और y के क्या होगी, पैरेलल। तो इसका मतलब ये इस तरह का होगा, ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x इक्वल टू ए इधर मान लो, तो ये a डिस्टेंस होगी, और x इक्वल टू माइनस ए ये इधर हुई। इसका मतलब ये लाइन
इसका मैं कलर डाल देता हूं। जो ये रेड वाली लाइन है, एक तो ये एसिम्प्टोट है और एक ये एसिम्प्टोट, तो दो एसिम्प्टोट बन गए। समझ में आ गई बात तुम्हें? और दोनों एसिम्प्टोट कैसे हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो कभी भी तुम्हें ये मेथड लगाना हो तो बहुत आसान मेथड है। जब भी रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकालोगे तो कुछ नहीं करना होता, एक्स की सबसे बड़ी पावर गुणांक को एक बार जीरो रखो और एक बार वाई की पावर गुणांक को जीरो रखो, तो क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मैंने एग्जाम्पल 1 का सोल्यूशन करा है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन दिखाऊंगा, लेकिन पहले से नोट करना है तुम्हें। ये एग्जाम्पल 1 का सोल्यूशन लिखा मैंने, जो ऊपर एग्जाम्पल लिखी है, इसे जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है वो सुन लीजिए, एक मिनट के लिए मैं इधर लिख लेता हूं। ये रही हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। हमें केवल यहां पर एसिम्प्टोट निकालने हैं, तो किसके पैरेलल निकालने हैं? एक्स के या वाई के, मतलब रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट सीख रहे हैं हम निकालने। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन लिख रहा हूं। ये रही हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1। चाहो तो एलसीएम से लेकर थोड़ा सही कर लियो, कोई फायदा तो होने का नहीं, लेकिन मैंने एलसीएम ले लिया है। कितना एलसीएम आएगा? और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर पहुंच जाएंगे। अब बता सकते हो इसकी डिग्री कितनी है? इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है? इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। एक्स की पावर 2 है, वाई इसमें आया नहीं। इसकी डिग्री 0, इसमें एक्स वाई है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 2 है। तो इसके एसिम्प्टोट यदि हुए तो 2 हो सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, वरना 2 से कम। 2 से कम का मतलब क्या पता हो ही ना, क्या पता एक ही हो। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं एसिम्प्टोट एक्स या वाई के पैरेलल। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये तो हमने एसिम्प्टोट देखे हैं भी कितने हो सकते हैं, ये लिखा NO, नो का मतलब नहीं, नहीं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। ASYM बस इतने लिख दियो, कितने? 2 या 2 से कम। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर किसके? पावर ऑफ एक्स एंड वाई, सेपरेट जरूर लिख देना। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी दिखाई दे रही है? इस पूरे क्वेश्चन में 2 केवल यहां दिखाई दे रही है और कहीं नहीं है। उसका गुणांक कितना है? उसे 0 रख दो। तो क्या ये कोई समीकरण बनी? समीकरण होती हैं जिनमें एक्स वाई तो कम से कम आना ही चाहिए, ऐसी समीकरण होती हैं। तो इसमें ना तो एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं, ये कोई समीकरण ही नहीं है, तो ये कोई एसिम्प्टोट नहीं निकला। अब y की सबसे बड़ी पावर देखो कितनी होती है? y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। कोफिशिएंट कितना है? माइनस के स्क्वायर, उसे 0 रखो। तो क्या ये कोई समीकरण बनी? नहीं बनी, तो ये भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर x या y के समांतर पैरेलल एसिम्प्टोट कोई नहीं है। क्या है वैसे? ये समकोणीय नहीं, समकोणीय नहीं, हाइपरबोला, अति परवल है। ये इस टाइप का होगा, ए इस टाइप का, थोड़ा सा मैं लिखें तो ये। तो इसका कोई भी एसिम्प्टोट x के या y के समांतर नहीं है, जबकि तुम्हें पता है ये शाखा कहां तक जाती है इसकी? अनंत तक, नीचे भी जाती है। तो इसके ऐसे तिरछे वाले एसिम्प्टोट निकलते हैं, तिरछे वाले 2 एसिम्प्टोट आते हैं इस तरह से, तिरछे वाले। ये भी अनंत तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी, लेकिन ये एसिम्प्टोट ना तो x के पैरेलल है ना y के। और हम सीख रहे हैं केवल अभी x या y के समांतर वाले एसिम्प्टोट, तिरछे वाले नहीं सीख रहे। इनको निकालने का तरीका अलग होता है। आगे बात समझ में? नोट करिए जल्दी से। अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन निकालेंगे हम। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना बस। अब मैं शॉर्ट में लिखना शुरू कर दूंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे क्या करना है? इक्वेट करना है। ठीक है, मैंने लाइन खींच दी, अब समझ जाना अपने आप क्या लिखना आ गया, बताओ बोलियो। एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है पूरे क्वेश्चन में? चेक करो, 2 जगह लिखी हुई है, 2 जगह। अगर कोई गुणांक पूछने लगे तुमसे तो क्या बताओगे? वाई स्क्वायर, और यहां माइनस के वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई, नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस के वाई। अब क्या ये स्पर्श रेखा हुई? स्पर्श रेखा लाइन होती है, लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, 1 डिग्री में, और ये बंदी 2 डिग्री में। तो इसे 1 डिग्री बनाओ ना। क्या करोगे? वाई कॉमन ले लो, तो वाई माइनस 1 बराबर 0, तो एक आ गया वाई बराबर 0, एक आ गई वाई बराबर 1, तो 2 इस पर क्या निकल गई हैं? एसिम्प्टोट। ऐसे ही करो अब की बार y की सबसे बड़ी पावर। तो बताओ y की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। गुणांक कितना है? एक तो है एक्स स्क्वायर और एक है माइनस एक्स। तो इससे समीकरण बनाओ, इसमें x कॉमन ले लो, तो x माइनस 1, तो इससे भी 2 निकल गए, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो कुल मिलाकर 2 एसिम्प्टोट तो ये हुए और 2 एसिम्प्टोट ये हुए, 4 एसिम्प्टोट आ गए।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 4 एसिम्प्टोट हैं, जल्दी नोट करिए, टेंशन मत लेना, समझ में आए बड़ी अच्छी बात है, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसका क्वेश्चन भी नहीं करने। मैं एक छोटी सी बात अलग से पूछ रहा हूं तुमसे, ये है हमारी एक लाइन और ये दो सी लाइन है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन मैंने ये खींची और यहां पर मैंने इसे एक्स एक्सिस कहा, इसे वाई एक्सिस कहा और ये दूरी मैंने ए बताई। तो x की वैल्यू कितनी हुई इस लाइन के लिए a, इसकी इक्वेशन क्या बैठी x इक्वल टू है, ये तो बैठी। कोई कर्व ऐसा आया, इधर से आया, इधर से आया और इसे अनंत पे जाकर टच कर गया, ठीक है। अब तुम इस लाइन की ओर बढ़ो, ए इधर को बढ़ना, इधर को ऐसा ऐसा, तो बताओ जैसे इधर को जाएंगे तो इस कर्व की ऊंचाई बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम यहां पहुंचेंगे एक्स इस लाइन के पास, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, 50 मीटर या अनंत? अनंत। बहुत बढ़िया, ये ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो तुम समझते हो एसिम्प्टोट का मतलब क्या हुआ? अगर x इक्वल टू ए, ये वाली लाइन एसिम्प्टोट है, तो x इक्वल टू ए पर क्या हो रहा है? जैसे ही हम यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, x इक्वल टू ए पर पहुंच जाएंगे, तो y की वैल्यू अनंत हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं, हम इससे एक तुक्का बना सकते हैं। तुक्का क्या? कि अगर किसी क्वेश्चन में x की जगह a रखने पर और उसकी लिमिट y का मतलब फंक्शन, या कह दो fx की वैल्यू क्या आ जाती है? अनंत आ जाती है, तो समझ जाइए x इक्वल टू ए क्या होगा? उसका एसिम्प्टोट होगा। इन्हें समझ में नहीं आई? ठीक जी, तो एक क्वेश्चन को बताना जरा। एक क्वेश्चन है y बराबर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 3, बताइए इसे कितने एसिम्प्टोट होंगे, कौन कौन से होंगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन कौन से? बहुत बढ़िया, देखा उसने बता दिया तुरंत, उसने बात समझ ली ना क्या कहने जा रहे हैं हम। x इक्वल टू माइनस 1 पर y की वैल्यू अनंत हो जाएगी, तो x इक्वल टू माइनस 1 इसका एक एसिम्प्टोट जाएगा, और x इक्वल टू 3 पर भी इसकी y की वैल्यू अनंत हो जाएगी। इन्हें नीचे देख ले, जीरो कैसा होगा? जीरो हो तो नीचे है, तो ऊपर कुछ भी हो तो क्या बन जाएगा? वो इन्फिनिटी। तो इन्होंने देखा कि x इक्वल टू यदि माइनस 1 भर दिया जाए तो y की वैल्यू 100% अनंत पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस 1 इसका एक एसिम्प्टोट है। दूसरा एसिम्प्टोट कैसे निकाल दिया इन्होंने? x इक्वल टू 3 पे भी y की वैल्यू अनंत बैठ रही है, तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही हमने x की वैल्यू कितनी रखी? 3 रखी, तो y की वैल्यू तो भी अनंत पहुंच गई। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इसका एसिम्प्टोट है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x इक्वल टू माइनस 1 यहां पर है, ये दूरी माइनस 1 है, ये रही। तो जैसे जैसे हम इस लाइन की ओर जा रहे हैं, चाहे इधर से आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या जा रही है? अनंत जा रही है। अगर मान लो इधर से आ रहे हैं, इधर से, तो ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई बढ़ती तो जा रही है ना, जब हम इसकी तरफ को जा रहे हैं। समझ में नहीं आई बात? तो मैं जो है, तो मेरा कहने का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस 1 रखने पर y इंफिनिटी बैठ जाए, तो हम कुछ क्वेश्चन तुक्के से भी कर सकते हैं, जो हमारी किताब में नहीं है। हमारी किताब में बहुत आसान एसिम्प्टोटिक क्वेश्चन है, लेकिन एसिम्प्टोटिक क्वेश्चन बहुत मुश्किल मुश्किल बन जाते हैं, तो उन जगह ये तुक्के लग जाते हैं। सही है। अब एक और बोल लेता हूं मैं, अगर ये तुम्हें तो तुक्का थोड़ा समझ में आ गया हो तो फायदा नहीं है इनका करने का, इनका क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे टाइप में ऐसे क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हुआ, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, सपोज करिए ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी कोई लाइन है y इक्वल टू ए, सपोज करो ये दूरी कितनी है? a है, और कोई कर्व आया और ऐसे जाकर इसे इसे अनंत पर जाकर टच कर गया, तो इसका मतलब y इक्वल टू ए एसिम्प्टोट हुआ। तो ध्यान से देखना, अगर हम ऊपर से नीचे क्यों आए, ये y की ओर आए, मतलब y इक्वल टू ए की ओर आए, इस बिंदु की ओर आए, तो क्या हो रहा है? x घट रहा है या बढ़ रहा है? x x x x अनंत पर पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? नीचे से ऊपर कुछ नहीं, चलो कर्व तो मैंने ऊपर बनाया, वो तो ऊपर से देख रहे हैं हमें। तो जैसा जैसा हम a की ओर बढ़ रहे हैं, वैसा वैसा x की वैल्यू अनंत जा रही है। इसका मतलब y तो जा रहा है a की ओर, लेकिन x भाग रहा है अनंत की ओर, तो ऊपर वाला उल्टा हो रहा। नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन की परिभाषा क्या बनाए? इस क्वेश्चन की क्या परिभाषा बनाए?
कि जैसे ही हम इसमें x की जगह क्या बने इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू एक रियल नंबर आ जाना चाहिए। रियल नंबर का मतलब वास्तविक नंबर, जैसा कि यहां क्या आ गया इस क्वेश्चन के अनुसार a। इन्हें समझ में नहीं आया भाई? तुम नहीं देख रहे यहां पर y की वैल्यू क्या हो रही है, एक निश्चित आ रही है, लेकिन कब, जब x की वैल्यू अनंत हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर रखें और y की वैल्यू क्या आ जाए, निश्चित आ जाए, रियल आ जाए, तो समझ जाइए कि y इक्वल टू a क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट, इज एसिम्प्टोट। देखो यहां y लिखना पड़ेगा, x नहीं, क्योंकि फंक्शन हमारी क्या है, y है, तो y पे ही बनाना पड़ेगा फॉर्मूला में, ये या fx कह दो। एक क्वेश्चन बताना मुझे सोचकर, क्वेश्चन तुमसे ये दिया गया, y बराबर दिया गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1 अपॉन, चलो x कह दिया, इसका एसिम्प्टोट बताओ। क्या करना है तुम्हें, इन्फिनिटी पर लिमिट लेनी है, तो x की जगह इन्फिनिटी करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 नहीं आएगी 0, और y इक्वल टू 0, 0 एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 उसका क्या हुआ, एसिम्प्टोट। यहां पर चेक करो, x टेंड्स टू हमने इन्फिनिटी भरा, किसमें, y में, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ 1 अपॉन x की जगह जैसे इन्फिनिटी भरेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया, तो y इक्वल टू 0 इसका एक एसिम्प्टोट हुआ। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें 2 नोट बताए हैं। ठीक है, अगर इन्हें समझ में आ जाए तो इन्हें कहीं पर क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखिए, बड़ी राहत देते हैं ये। लेकिन मैं तुम्हें इसको वैसे भी करके दिखाता हूं जो हमने ऊपर लिखवा है तुक्के। सेकंड मेथड देखिए, इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन x, इसको इधर ले जाइए तो x y इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब मैंने क्या लिखवाया, x की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 रखो, एक बार y की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को रखो, ये तो कहा इक्वेट टू 0 ये। चलो बताओ, सबसे पहला मुझे बताओ इसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, उसका कोफिशिएंट कितना है, y, और उसको 0 रखो, तो एक एसिम्प्टोट ये आ गया। अभी तुमने बताया y इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट है, ये ना। दूसरा एसिम्प्टोट निकालना हो तो x की सबसे y की सबसे बड़ी पावर को रखो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर 0, एक इसका एसिम्प्टोट ये भी आएगा। इन्हें समझ में नहीं आया? तो इस तरह से हम यहाँ पर इन नोट्स है बड़े नाम से कर सकते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ गए हो तो। देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे यहाँ पर ओब्लिक एसिम्प्टोट। ओब्लिक एसिम्प्टोट वे एसिम्प्टोट होते हैं जो x या y के समांतर नहीं होते, उनका तरीका अलग है। मैंने यहाँ पे लिखा, इफ एन एसिम्प्टोट इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, जो एसिम्प्टोट ना तो x एक्सिस के पैरेलल, ना तो को लिखा है नाइदर, ठीक है, ना तो x एक्सिस के पैरेलल हो और ना ही y एक्सिस के, उसे कहते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट। सही है, अब इसको निकालने का सब मेथड है, बस यही मेन है। समांतर वाले एसिम्प्टोट सब बच्चे निकाल लेते हैं, करना क्या पड़ा है, x की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 रखना पड़ा है, एक बार y की, ठीक है, वो कोई मेथड नहीं है। मेन मेथड ये है ओब्लिक वाला, तिरछे वाला एसिम्प्टोट। तो पहले तुम्हें थोड़ा समझा दूं, देखिए तिरछे जितने भी एसिम्प्टोट होते हैं वो हमेशा इस रूप में होंगे, और इस रूप में ये जो लाइन होती है वो इस टाइप की होती है, y mx प्लस सी, m का मतलब होता है ये वाला, और c का मतलब होता है ये y एक्स पे कटा हुआ अंतखंड। ये तो पता ही होगा तुम्हें, भले ये माइनस सी हो या ऊपर को जा रहा हो तो प्लस सी होता है। फिलहाल तुमने तुम्हें समझाने के लिए लिखा। तो जब भी ये एसिम्प्टोट निकलेंगे तिरछे वाले, ये हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में होंगे, उनमें m भी होगा और c भी होगा। m जो उसका झुकाव बताएगा, भाई जब झुके हुए हैं तो झुकाव भी तो होगा उनके अंदर, और वो y एक्सिस जो काट भी रहे होंगे तो कितनी दूरी पर काट रहे हैं y एक्सिस को, वो c होगी। ठीक है, तो इनमें दो ही चीज मेन होती है, एक m निकालना और एक c निकालना। जब m और c चल जाएगा पता, यहां भर देंगे तो ये तिरछे वाले एसिम्प्टोट हो जाएंगे। तो प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, वो लिखवाने जा रहा हूं मैं। मैंने यहां पे लिखा मेथड के अंदर, यहां पे लिखा एक कर्व ऑफ डिग्री n, मान लीजिए कोई कर्व जो है n डिग्री का है, तो तुम्हें पता हो उसके डिग्री एसिम्प्टोट n से ऊपर नहीं जाने के, कैन नॉट हैव मोर देन n, n से ऊपर नहीं होंगे। कितने होंगे, या तो n होंगे या n से कम होंगे, ये तो बात होती है। ठीक जी, अब निकालने कैसे कैसे है वो ध्यान सुनना मेरी बात को। पहले मैं मेथड लिख देता हूं, तुम उतारते रहना साथ साथ में। तुम्हें करना क्या है, पुट करना है y बराबर m और x बराबर 1। प्रोसीजर है केवल, ये मेथड है। पुट करना है y बराबर m, x इक्वल टू 1। कहां पुट करना है, इन, क्वेश्चन है n डिग्री का, देखिए मैं n डिग्री समझा रहा हूं, क्वेश्चन हो सकता है 2 डिग्री का हो तो n की जगह 2 ले लेना, जो इस मेथड के अंदर n 3 डिग्री का हो तो n की जगह 3 रख लेना। फिलहाल तो मैं लिखवा रहा हूं n डिग्री के लिए, तो तुम्हें पुट करना है जहां y है वहां m करना है, जहां x है वहां 1 करना है।
किसके अंदर, n कोमा n-1 कोमा n-2 डॉट 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 2 कोमा 1 डिग्री टर्म्स। अब इसका हिंदी में मतलब बता दूं तो मैं y की जगह m करना है, x की जगह 1 करना है, n डिग्री वाले पदों में जो n डिग्री वाले पद हैं उनमें रखो, फिर n-1 वालों में रखो, फिर n-2 वालों में, ऐसा करते जाओ कब तक, 1 डिग्री तक, लास्ट तक। समझ में आ गई। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, 5 डिग्री वाले पदों में ये काम करना तुम्हें, फिर कोमा लगाया, फिर 4 वालों में करना, फिर 3 वालों में करना, लास्ट में ऐसा करते जाओ 1 तक करो। आगे बात समझ में, तो ये काम करना तुम्हें, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसे बदलता हूं। देखिए मैं साथ साथ में इसे समझा दूं कि क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने एक रफ एग्जांपल लिया अपने पास है, ये रही। पहले ये बताइए इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, चेक करो। इस पद की डिग्री, इसकी, इसकी, 3 भी कहता करो कभी कभी, ये, इसकी, 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 इसकी। समझ में आ गई बात तुम्हें। इसमें सब, इसकी डिग्री 3 है, तो सबसे पहले 3 डिग्री वाले टर्म्स छांट लो कौन कौन से हैं। 3 डिग्री वाले यहां से यहां तक के हैं, ये हैं 3 डिग्री वाले, चेक करो। और ये हैं हमारे 2 डिग्री वाले, केवल 2 टर्म है, ठीक है। और ये है हमारे लास्ट वाले 1 डिग्री वाले, इन्हें छांट लीजिए अलग अलग, ठीक। अब सबसे पहले तुम्हें जो सबसे बड़ी डिग्री वाले टर्म है उनके अंदर जहां y दिखाई दे वहां m भरना है, और जहां x दिखाई दे वहां 1 भरना। सही है। तो उसे लिखेंगे कैसा है, उसे लिखेंगे phi 3m। phi 3m का मतलब है 3 डिग्री वालों में तुमने y की जगह m करोगे और x की जगह 1 करोगे, तो संकेत है ये। जैसे यहाँ पे nm लिखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया n डिग्री का, और यहाँ ये क्वेश्चन जो हमारा 3 डिग्री का, तो phi 3 से स्टार्ट करेंगे। तो करो, जहां जहां y दिखाई दे वहां m करते जाओ, और जहां जहां x दिखाई दे वहां 1 करते जाओ। सीधी सी बात, x को छोड़ते जाओ, x लिखना नहीं है। तो बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3, बहुत बढ़िया। यहाँ बताओ क्या लिखा जाएगा, 2m, बस y की जगह m करना, x छोड़ देना। यहाँ -7m² प्लस 2m³ प्लस माइनस, नहीं, केवल 3 डिग्री वालों में करना। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब यही काम करना है तुम्हें 2 डिग्री वालों में, ये रे, इसमें बताओ क्या लिखा जाएगा, -14m प्लस 7m², ठीक है। फिर उसके बाद करना है 1 डिग्री वालों में, बताओ 1 डिग्री वाले यहां पर 4 प्लस 5m। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक जी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेकंड डिग्री के टर्म ना हो तो phi 2m की वैल्यू 0 लिख देना। सही है, ठीक। अब सबसे पहले तो ये काम करने पड़ते हैं हमें, phi nm phi n-1, फिर ये निकालने पड़ते हैं। अब तुम्हें 2 वैल्यू निकालनी है, एक m की और एक c की। तो पहले मैं सिखा रहा हूं m कैसे निकलता है, ये वाला m कैसे निकलता है। तो वैल्यू ऑफ m कैसे निकालोगे, इनमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये वाला है n डिग्री का, ये है n-1 का, उसको तुम्हें 0 के बराबर रखना है, उसे फिर सोल्व कर देना, उससे m की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने, किसको सोल्व करना है तुम्हें, सबसे बड़े डिग्री वाले को। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार phi n m को 0 रखना है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी m में, ठीक है। कितने डिग्री की होगी वो, क्योंकि वो n डिग्री से बना, तो n की होगी या n से कम की होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सा है, phi 3m, तो इसको तुम 0 रखोगे, तो कितनी डिग्री की समीकरण बनेगी फिलहाल, तो 3 की बनेगी। तो जब 3 की बनेगी तो कितनी m की वैल्यू आएंगी, 4 आएंगी। जब 3 डिग्री की है तो 4 तो वैल्यू आएंगे। कैसे बालक है, अरे 3 डिग्री का क्वेश्चन होगा, 3 तो वैल्यू निकले हैं, 4 कहां ला दोगे तुम। आधे हाँ भर रहे हैं, गदन नु करें नु, हाँ ऐसे अलर्ट हैं, विरोध नहीं जानते ये करना, क्योंकि ना विश्वास नहीं होता अपने ऊपर। विरोध कैसे कर देंगे, विरोध वो तो करता है जिसको विश्वास हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूं।
वरना हाँ हूं करते रहना है बस वैसे ही। तो यहां पर जो है m की इसको सोल्व करना, समझ गए, सबसे बड़ी लेनी है, सबसे बड़ी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली उसे 0 रखना, तो यहां से m की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी, अगर m की वैल्यू 0 आई तो उसे छोड़ देना, m की वैल्यू इंफिनिटी आई तो उसे भी छोड़ देना, और m की वैल्यू काल्पनिक आई, क्या आई, इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक कहते हैं, तो उसे भी छोड़ देना। काल्पनिक कैसी होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसे छोड़ देना। ये m की वैल्यू नहीं लेनी है, काट दिया मैंने, m नॉट इक्वल टू, इन्हें छोड़ देना। m की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 50 आ जाए, वो लेनी है। सही है? बता सकता है कोई बच्चा m की वैल्यू 0 क्यों छोड़ी है? m की वैल्यू 0, प्रवणता 0, प्रवणता 0 हो जाएगी तो वो x एक्सिस बन जाएगी। तो x एक्सिस क्या हुई, x एक्सिस के समांतर, वो तो हम अलग मेथड हमारा। और m की वैल्यू अनंत क्यों छोड़ी है? m बराबर अनंत, m होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर अनंत, थीटा बराबर पाई बाई 2, फिर वो बन जाएगी y एक्सिस, y के पैरेलल, इसलिए अनंत छोड़ दिया है। समझ गए? क्योंकि उनका अलग मेथड है। काल्पनिक क्यों छोड़ा है? क्योंकि जो रेखा काल्पनिक है तो हमें क्या पता वो टच कर रही है या नहीं कर रही। काल्पनिक का मतलब हम उसको दिखा नहीं सकते, कल्पना ही कर सकते हैं उसके बारे में। तुमने रात सपने में क्या देखा तुम बताने लगो, हम थोड़ी मान रहे हो उसको, तुम्हें खुद ना पता होगा रात क्या देखा था, सुबह कुछ और बता लोगे, तुम कहानी सुनाने लगोगे बाकायदा सुबह को उठ के, ऐसा ऐसा देखा था। ऐसा कभी होता है सुनने में? एक सेकंड में कुछ सुपना दिखाई देगा, एक सेकंड में कुछ और चेंज हो जाए। मेरे में तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे में हो सकता है कान चलती हो, मेरे में कान नहीं चलती। मैं तो एक एक सेकंड के बाद ही बदलता रहा है, कभी अब मेरठ में हूं, एक सेकंड के बाद मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। तुम्हारे में होता था? तुम्हारे में कहानी चलती है बाकायदा स्टोरी? भाई वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो अभी इन्हें नोट कर जल्दी से बता लो, आगे की बात बताएंगे। अब पढ़ने वाली बात में कुछ नहीं पता, उसे नहीं बताने के एक बार भी। अब बात करते हैं हम सी की, पूरा मेथड कर दूं बस। अब निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ सी, बस लिखते जाना। वैल्यू ऑफ सी, ये m की वैल्यू पर डिपेंड होते हैं सी निकालना, अंतखंड जो है, ठीक है। अगर m की वैल्यू अलग अलग आती हैं तो अलग फॉर्मूला है सी निकालने का। m की दो वैल्यू समान आती हैं, m की दो वैल्यू समान आती हैं, जैसा कि मान लीजिए एक एसिम्प्टोटी है, एक एसिम्प्टोटी है, दोनों का झुकाव सेम है, लेकिन सी तो दोनों का अलग अलग है, इसका अंतखंड अलग है, इसका अंतखंड अलग है। समझ रहे हो तुम? तो सी निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। तो ध्यान रखना, पहले मैं वे लिखवा रहा हूं जब m की वैल्यू अलग अलग हो तो सी कैसे निकलता है। तो यहां लिखवा रहा हूं वहन m कैसा हो, आर डिस्टिंक्ट। अब ये नया शब्द आ गया, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। वहन m आर डिस्टिंक्ट, तब तुम्हें ये फॉर्म लगाना, सी फाइव एन डैश एम प्लस फाइव एन माइनस वन एम, ये फॉर्म लगेगा यदि m की वैल्यू अलग अलग है तो। दूसरा फॉर्मूला, अगर m की दो वैल्यू सेम है तो वहन, ये n लिखा वहन, WHEN, हिंदी में लिख लियो अपना, जब m के दो मान नहीं, m के सभी मान अलग अलग हो। वहन टू वैल्यू ऑफ m आर सेम, अगर दो वैल्यू सेम हो तब तुम्हें फॉर्म लगाना सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर फैक्टोरियल टू फाइव एन डबल डैश एम प्लस के सी फाइव एन माइनस वन एम प्लस आ जाएगा फाइव, यहां डैश आएगा डैश, और यहां आ जाएगा फाइव एन माइनस टू एम। तब ये फॉर्मूला, जब दो वैल्यू सेम होंगी तो सी स्क्वायर का फॉर्मूला, जब वैल्यू अलग अलग होंगी तो सी वाला फॉर्मूला, सी का मतलब जो सी से स्टार्ट हुआ, यहां सी स्क्वायर से स्टार्ट होगा। तीन वैल्यू सेम होंगी तो तीन सी क्यूब का फॉर्मूला। वहन थ्री वैल्यूज ऑफ एम आर सेम, तब सी क्यूब से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमेट्री चलती है इन फॉर्मूलों के अंदर, समानता, जैसे ट्रिपल डैश से स्टार्ट होगा ये,
अब सी स्क्वायर आएगा तो फैक्टोरियल 2 आएगा, 5n डबल डैश आएगा। अब सी आ जाएगा तो फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 ही होता है। और यहां आ जाएगा तुम्हारा 5, अरे पावर तो कम करो, यहां -1, यहां आएगा -2 और यहां आ जाएगा n-3। बस ये फॉर्मूले हैं। ऐसे 4 वैल्यू सेम हो जाए तो सी की पावर 4 से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया, लेकिन मैंने करना चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है तुम्हें इन सी की वैल्यू निकालते हुए भी। पहली, सी यदि कभी इन्फिनिटी बन जाए उसे मत लेना, छोड़ देना। सी यदि काल्पनिक आ जाए तो उसे भी छोड़ देना, इमेजिनरी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए छोड़ देना, 0 आ जाए वो चलेगा, लेकिन काल्पनिक या इन्फिनिटी नहीं चलेगा। बताइए, अगर सी अनंत हो गया तो क्या हो जाएगा, वो रेखा कहां खींचेगी, क्या दिखाई देगी तुम्हें? सी अनंत, वाई एक्सिस पर सी दूरी काट रहा, अनंत दूरी पर काट रहा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने छोड़ दिया। और सी तो इमेजिनरी है, वो तो है ही काल्पनिक, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। 0 नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर 0 हो गया, सी 0 हो गया तो इसका मतलब वो मूल बिंदु से जाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो C इक्वल टू 0 लेना है, छोड़ना नहीं है उसे, जबकि M इक्वल टू 0 छोड़ना है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये बातें हैं, बस इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आराम से जो है।